इस घटना में अध्यापक सेंगाभाई घायल हो गए थे। टीचर सेंगाभाई गोट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट। इस घटना में अध्यापक सेंगाभाई घायल हो गए थे। टीचर सेंगाभाई गोट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट। अध्यापक सेंगाभाई क्या हो गए थे? घायल हो गए। इसी में घटना और लिखो, नीचे लिखो, अलग से लिखना, पुनावाड़ा घटना। पुनावाड़ा घटना। वही स्कूल बंद करवाने के लिए गए थे, मार साहब की पिटाई कर दी। मार साहब का नाम था शिवराम भील। क्या नाम था? लिख लो, अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे। टीचर शिवराम भील गोट इंजर्ड। अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे। टीचर शिवराम भील गोट इंजर्ड। ये हो गया भाई आपके डूंगरपुर। अगला कौन सा है? जैसलमेर। संस्थापक लिखो। नहीं खुल रहा है सिर, मेरी जीभ कट जाएगी पूरी। ये पता नहीं क्या ही हो गया, कंठों के नजर लग गई रे किसी। हाँ नहीं, ये ज्यादा खाने से ना इनमें पता नहीं क्या होता है, जीभ कट जाती है, फिर तो एकदम ही नहीं बोला जाता। लिखो, संस्थापक लिख लो। बुढ़ापा है, बुढ़ापा। शरीर कह रहा है कि अब बस कर। मिठालाल व्यास। संस्थापक कौन है? बीकानेर वाला प्रजामंडल कहां बना था? कलकत्ता। भरतपुर वाला? रेवाड़ी। सुरई वाला? बॉम्बे। ये जोधपुर में बना था। लिख लो, प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट जोधपुर। प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। अगला कौन सा है? प्रतापगढ़। लिख लो, प्रतापगढ़। संस्थापक लिख लो। क्या क्या नाम बताओ देखे? अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर। ठक्कर बापा बड़े नेता थे भाई, आदिवासियों के एक। अगला प्रजामंडल लिख लो, कौन सा है? झालावाड़। संस्थापक लिखो, मंगीलाल भव्य। संस्थापक कौन है? मंगीलाल भव्य। यहां पे राजा हुआ करते हरिश्चंद्र। राजा कौन थे? झालावाड़ में राजा को बोलते राज राणा। क्या बोला करते? तो पूरा नाम क्या हो गया? मैंने बताया था, प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन की स्थापना। मतलब शासन किसके पास में चला जाए? जनता। राजा अपनी सीट पे बैठा रहे,
लेकिन सारे डिसीजन प्रधानमंत्री लेगा, और प्रधानमंत्री किसके बीच से बनाया जाएगा? यही तो बात थी। शाहपुरा वालों में राजा बैठा है सुदर्शन देव, लेकिन अधिकार सारे किसके पास में चले गए? गोकुललाल। अच्छा, यहाँ भी जनता गई और जनता ने जाका राजा जी उत्तरदायी शासन स्थापित करो। राजा ने कहा ठीक है कर देंगे, बताओ क्या करना है? का शासन जनता को सौंपो, जनता के अंदर से एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दो। ठीक है बना देते हैं, बताओ किसको बनाना है? जनता को लगा राजा इजीली मान गया कि सर आपके समझ में तो आ गई बात, आपके पास अधिकार नहीं रहेंगे, सारे अधिकार किसके पास चले जाएंगे? प्रधानमंत्री। उसने कहा हाँ मेरे पास अधिकार नहीं होंगे, अधिकार प्रधानमंत्री के पास होंगे, प्रधानमंत्री जनता के अंदर से बनेगा, अब आप बता दो प्रधानमंत्री बनाना किसको है? जनता को लगा राजा ठीक लिबरल आदमी है, सारी बातें मान रहा है, तो सर जिसको आप बनाओगे हम तो उसको ही प्रधानमंत्री मान लेंगे। पक्की बात, मैं बनाऊंगा उसको मान लो कि हाँ कब मैं हूं। लिखो राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर लीडरशिप ऑफ राजराणा हरिश्चंद्र। राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर लीडरशिप ऑफ राजराणा हरिश्चंद्र। किसके नेतृत्व में किया गया था? ये भाई आपके प्रजामंडल लोग। एक नए पेज पे एक हेडिंग डालो, एकदम नए पेज पे डालना, प्रजामंडल आंदोलन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल आंदोलन का महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। घर पे ट्राई करना कितने क्या लिख पाओगे, है ना? कल मैं लिखवा दूंगा आते ही, अपना दिमाग लगाना, एक पेज खाली छोड़ लो। नया हेडिंग डालो, राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। जब देश आजाद हुआ था ना अपना, तब अपने राजस्थान में 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। कौन कौन से थे बताओ देखे? किसी भी एक रियासत में खूब सारे ठिकाने होते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद में कई बार किसी ठाकुर की अंग्रेजों के साथ अच्छी बनती, तो अंग्रेज उसको कहते तू टैक्स मत दे, और उस ठिकाने को रियासत से क्या कर दिया करते? अलग। जैसे अलवर से एक ठिकाना अलग कर दिया गया था, बांसवाड़ा से एक ठिकाना अलग कर दिया, टोंक से एक ठिकाना अलग कर दिया। आई बात समझे? तो ये बड़ी रियासतें थी नहीं, आप ये मान सकते हो ये उप रियासतें थी। क्या थी? और एक जगह राजस्थान में ऐसी थी जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था, उनका चीफ कमिश्नर बैठता, इसलिए बोलते चीफ कमिश्नरी। क्या बोलते? अजमेर और ब्यावर वाला इलाका, इस ब्यावर वाले इलाके को बोलते हैं मेरवाड़ा। क्या बोलते हैं? मेर जनजाति रहती, इसलिए क्या हो गया? मेरवाड़ा। इसलिए हमने पढ़ा था कि मेर बटालियन का ऑफिस कहां पे था? ब्यावर। बताया था, मेर बटालियन पढ़ाई थी मैंने, मेरवाड़ा बटालियन या मेर बटालियन। कितने राजा थे? 19 तो बड़े राजा, 3 छोटे सामंत थे जिनको राजाओं से अलग कर दिया गया था। ठिकाने कितने हो गए? 3। कौन कौन से? नीमराणा किससे अलग किया गया? कुशलगढ़ किससे किया गया? लावा किससे किया गया? एक अंग्रेजों की डायरेक्ट कब्जे वाली जगह थी, वो कौन सी थी? चीफ कमिश्नर बैठता था। कौन बैठता? इसलिए इसको बोलते चीफ कमिश्नरी। क्या बोला करते? आई बात सुनो, तो 19 रियासतें जहां पे राजा बैठते हैं, 3 ठिकाने जहां पे ठाकुर बैठते हैं, एक चीफ कमिश्नरी है जहां पर कौन बैठता है? चीफ। इन सबको मिला के हमारा आज का राजस्थान बना। तो जब हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान या यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर ये 23 आइटम है। एकीकरण का मतलब उसमें 23 चीजें मिलाई गई। क्या क्या 23 चीजें मिलाई गई? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक
इन सबको मिलाकर हमारा क्या बनाया गया, ये मिले कैसे थे, ये कहानी एकीकरण की कहानी है। आई बात समझो, लिखो। आजादी के समय, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। देयर वर 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 chiefs and 1 chief commissioner in Rajasthan. There were 19 princely states, 3 chiefs and 1 chief commissioner in Rajasthan. राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था। There were 19 princely states, 3 chiefs and 1 chief commissioner in Rajasthan. लिख लो 3 ठिकाने कौन से, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, नाम लिख लो। कौन कौन से बताओ, देखिए। नीम, रणा, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 तो क्या है, ठिकाने। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? एक बात सुनो दो। 1927 कब की बात है? एक कभी नाम सुना तो, साइमन कमीशन, नाम सुना? साइमन कमीशन बना था 1927 में। कब बना था? साइमन कमीशन ने एक सिफारिश दी थी कि भारत को एक कर दिया जाए। भारत क्या किया जाए, कैसे? तो भारत 2 टुकड़ों में, एक वह जहां पर अंग्रेजों का राज, एक वह जहां पर, तो अंग्रेजों ने कब कह दिया था भारत को एक करना है? 1927। उनकी थ्योरी थी कि एक करेंगे, अलग अलग भारत को रखा नहीं जाएगा, राजा महाराजा अलग अलग नहीं होने चाहिए, राजा महाराजा भी किसके अंदर आने चाहिए? भारत, उस भारत में जहां पे अंग्रेजों का राज। पर अंग्रेजों ने तब शुरुआत में किया नहीं। 1935 में एक एक्ट आया, उस एक्ट में वापस का एक करो, लेकिन तब भी पार नहीं पड़ी। तब यह कह दिया था कि राजा चाहो तो मिल जाओ, नहीं चाहो तो मत मिल। राजा मिले ही नहीं तो एक हो नहीं पाया। 1940 में अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया था कि भारत को आजाद करेंगे। कब कह दिया था अंग्रेजों ने भारत को आजाद करेंगे? 1940 में अंग्रेज कह चुके थे कि भारत को क्या किया जाएगा, आजाद। ये 40 से 47 का जो टाइम है ना, 7 साल, ये टाइम केवल इसलिए लग गया कि एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? और अंग्रेजों ने यह कहा था वर्ल्ड वॉर होने के बाद आजाद करेंगे। कब आजाद करेंगे? जब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा है तब तक भारत की जिम्मेदारी हमारी, जिस दिन वर्ल्ड वॉर खत्म होगा उसके बाद तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, आजाद। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 45 में। कब खत्म हो गया? पर अपने आजाद तो कब हुए? ये 2 साल का टाइम इसलिए है कि जब अपने से पूछा कि कैसे आजाद होगे, तो कांग्रेस ने कहा एक भारत। कितने भारत? मुस्लिम लीग ने कहा 2, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का, कम्युनिस्टों ने कहा 17। भारत के कितने टुकड़े कर दो? कम्युनिस्टों ने कहा भारत भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग देश है, साउथ इंडिया का अलग देश बना दो, द्रविड़ नाडु। क्या बना दिया जाए? द्रविड़, द्रविड़ मूल के लोग हैं तो उनका द्रविड़ नाडु अलग, उधर नॉर्थ ईस्ट वालों का अलग, वो छोटे छोटे आंखों वाले अलग रहेंगे, हमारे साथ उनका कोई लेना देना। पूर्वोत्तर भारत अलग कर दिया जाए, बंगाल अलग कर दो, पंजाब अलग कर दो, यूपी अलग कर दो। ऐसे भारत में कितने टुकड़े कर दो? ऐसा कौन कहते थे? कम्युनिस्ट। कौन कहते थे? तो टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत पुरानी है ना। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम आपने अब सुना है, बाकी ये गैंग काफी टाइम से एक्टिव है। ये गैंग शुरू से ये कहती है कि भारत के खूब सारे टुकड़े होने चाहिए। अब अंग्रेजों के समझ में नहीं आ रहा, 1 करें, 2 करें, 17। फाइनली अपने वाले माने कि 2 करो।
कितने करो? तो ये 2 साल का टाइम दो करने में लगा है। बाकी अंग्रेज अपने को आजाद कब कर रहे थे? लिख के 40 में दे दिया था हम आजाद करेंगे। मेरे तो कभी ये भी नहीं समझ में आया कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया। भाई मैं आज आपको कह दूं, भाई कल मेरी लास्ट क्लास है, मैं कह दूं कल मेरी क्या है, लास्ट क्लास। परसों भाई मैं आपकी क्लास में नहीं आऊंगा, कल मेरी क्या है, लास्ट क्लास। और आप 15 मिनट बाद में मेरे खिलाफ शोर मचाओ, सर क्लास छोड़ो, सर क्लास छोड़ो। और मैं कल तो आना ही हूं, कल तो मैं आऊंगा, कल मैं क्लास छोड़ के चला जाऊं, परसों मैं आऊं नहीं। आपको यस आंदोलन की भी जीत, मास्टर को लौटना पड़ा उल्टे पांव, नहीं धर पाएगा क्लास में कदम, इसे कहते हैं जनता की ताकत। दिखा दिया हमने कि तानाशाह का राज नहीं चले। मैं बार आईएएस वाले बैच में हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात बताई, मगर यार मेरे कभी नहीं समझ में आया कि गांधी जी इतनी मूर्खता कैसे कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया, जबकि अंग्रेज 40 में कर रहे थे कि हम भारत को आजाद करेंगे, तो फिर क्यों हो हल्ला मचा रहे थे आप? तो हमारे एक क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा था, वो स्टूडेंट खड़ा और उसने कहा कि सर मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था ना बीए में, उसमें बीए फर्स्ट ईयर की हमारे सीट थी 100, कि फर्स्ट ईयर में कितने एडमिशन लिए जाएंगे, 100 एडमिशन हो जाएंगे बीए फर्स्ट ईयर के। गांव के आसपास के स्टूडेंट आते ज्यादा, तो सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में एडमिशन कितने का होगा, 100 का। बाकी तो फिर प्राइवेट में लो या शहर में आगे पढ़ने के लिए जाओ। तो हम स्टूडेंट ने वहां पर आंदोलन चलाया और हमने कहा कि सीटों की संख्या बढ़ाकर की जाए, डबल की जाए। छात्र आंदोलन करते हैं, हमने आंदोलन चलाया। पहले दिन जोरदार सा सारी क्लासों को बाहर निकाल लिया, ग्राउंड में जाके नारेबाजियां की। तो जो प्रिंसिपल सर थे कॉलेज के, उन्होंने मेरे को बुलाया शाम को, और उन्होंने बुला कहा कि भाई सरकार से बातचीत हो गई है और 3 दिन बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर पास हो जाएगा और गवर्नमेंट अपनी सीटें बढ़ा के कितने कर देगी, इसलिए तुम किसी भी प्रकार का आंदोलन मत चलो 3 दिन बाद। और उन्होंने मुझे बाकायदा वो लेटर वेटर दिखा दिए कि देखो गवर्नमेंट का ये लेटर आया, लेटर कह रहा है कि 3 दिन बाद में आपकी कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ा के डबल कर दी जाएगी। तो वो मेरे को सर अब मुझे पक्का पता था कि गवर्नमेंट का लेटर इसका मतलब 3 दिन बाद में हो जाएगी। मैं आया बाहर और मैंने बाहर आकर के साथियों, बिना संघर्ष के सफलताएं मिलना निश्चित है। युवा वह है जो जिधर जाता है हवा का रुख बदल देता है, वायु का उल्टा होता है युवा, जिधर युवा जाएगा उधर वायु चलेगी। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, हम संघर्ष करेंगे इस मुर्दा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जो हमारी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपका भाई आज भूख हड़ताल पर बैठता हूं। वो मुझे कहे सर मुझे पक्का पता था कि भूख हड़ताल ज्यादा से ज्यादा कितने दिन है, 3, और मैं इतना जुगाड़ में था कि 3 दिन तो जैसे तैसे काट ही जाऊंगा, 3 दिन में नहीं मरूंगा। मेरी पहले 1-2 दिन की भूख हड़ताल की हुई थी, अब सर मैं भूख हड़ताल पर बैठ गया। तीसरे दिन ऑर्डर तो आना था सर, गवर्नमेंट का ऑर्डर था, तीसरे दिन दोपहर में ऑर्डर आ गया। 2 दिन ही चली हमारी तो भूख हड़ताल, और तीसरे दिन ऑर्डर आ गया भाई सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी की जाती है, 2। अब दूसरे दिन अखबारों में, दूसरे दिन सबकी जबान पर चर्चा थी, छात्रों का संघर्ष लाया रंग, भाई की भूख हड़ताल ने दिखाया जलवा, सीटें बढ़कर भी डबल। वो मुझे कह रहा था कि उस साल में हमारे कॉलेज का प्रेसिडेंट बना था, चुनाव लड़ा मैंने कहा जनता को भाई तुम्हारे लिए सीटें बढ़वाई है, तुम्हारे लिए मैं मरा था 2 दिन भूखा, टाबरों ने मुझे वोट दिए, क्योंकि सर सच्चाई ये है कि मैं जानता था कि 2 दिन बाद बढ़ जाएगी। बस गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन यही है। गांधी जी को पता था कि भारत आजाद तो होगा, बहती गंगा में हाथ धोए जाएं, इसलिए उस टाइम का अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज अरे छोड़ रहे हैं, फिर भी उन जाके अंग्रेजों भारत छोड़ो। फर्जी आदमी थे बेटे धाप के, फर्जी फर्जी बातें किया करते। क्यों चला रहे हो यार, जब उन्होंने कह दिया कि हम भारत छोड़ेंगे। अब ये तय था 42 के बाद में, साफ साफ ही तय हो गया था कि भारत क्या होगा। 42 में क्रिप्स मिशन आया, वापस उसने कहा आजाद करेंगे लेकिन आजादी के बाद में करेंगे, सॉरी वर्ल्ड वॉर के बाद में करेंगे। 46 में अंग्रेजों का एक मिशन और आता है, कैबिनेट। कौन सा मिशन आता है? उसने लिख के दे दिया कि सरकार भारत की बना लो। नेहरू जी 46 में प्रधानमंत्री बन गए थे। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री कब बन गए थे? अंग्रेजों ने 46 में अपने को शासन सौंप दिया था। विदेशी मामले, रक्षा वाले, ये 2-3 उनके पास में थे, बाकी उनका खेती तुम संभालो, एजुकेशन तुम संभालो, 46 में दे चुके थे। संविधान सभा के चुनाव हो गए थे यार 46 में तो।
संविधान सभा ने 46 में तो काम करना ही शुरू कर दिया था। ये तो अपना हिस्ट्री का सिस्टम ऐसा ही है, हिस्ट्री पूरी एंटी ब्रिटिश है, इसलिए अंग्रेजों को गालियां निकालनी, इसलिए अंग्रेजों को जितनी धाप की गालियां निकाल जाए उतनी निकाल दी जाए। तो अंग्रेजों ने ये भी किया वो भी किया, तो हम अच्छी बातें बताते ही नहीं। तो फिर हम कहते हैं अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 तक राज किया। अरे भाई 46 में राज तुम्हारे पास था, 46 में सत्ता तुम्हारे पास थी, तुम्हारा प्रधानमंत्री था, तुम्हारी संविधान सभा थी, तुम्हारे कानून थे, सब कुछ तुम्हारे पास ही आ गया था। जब हमारे पास कानून आया तो कहा गया अब क्या करना है, इन रियासतों का क्या करना है। अंग्रेजों से जब पूछा भाई रियासतों का, तो अंग्रेजों ने कहा हम तो कहेंगे भारत में मिलनी है, हम तो कहेंगे किस में मिलाया जाए, भारत के अंदर मिलाया जाए। उधर भारत वालों को यह दिख रहा था कि उधर मुस्लिम लीग बहुत कट्टर होती जा रही थी लगातार, और मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि हम एक में रहेंगे नहीं, हम एक दूसरा देश लेंगे। दूसरा देश कौन सा होगा, पाकिस्तान। जुलाई के आसपास कैबिनेट मिशन आता है, तब कैबिनेट मिशन ये बात कहता है जून जुलाई के आसपास कि भारत को आजाद करेंगे और हम अलग अलग टुकड़े नहीं करेंगे। अगस्त के अंदर मुस्लिम लीग दंगे करवा देती है पूरे भारत के अंदर, और अब वल्लभ भाई पटेल इस बात के लिए राजी हो गए थे कि भारत के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, दो। पटेल का साफ साफ कहना था कि यदि अंगूठे में चोट लग जाए और डॉक्टर कहे कि अंगूठे का जहर पूरे हाथ में जाएगा, तो अंगूठा काट लेना चाहिए। क्या काट लेना चाहिए, अंगूठा, वरना पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए यदि एक अंग खराब है तो उस अंग को काट के भगा दो। यदि मुस्लिम लीग कह रही है हमें पाकिस्तान चाहिए तो दो रहे, यदि आज नहीं दिया तो कल ये पूरे देश में बवंडर मचा देंगे। इसलिए इन नेताओं को जो जो पंचायती कर रहे हैं ना मुस्लिम लीग की, इनको कह दो तुम जाओ, तुम्हारे वहां पर नेतागिरी कर लो। इसलिए तय हो गया था 46 के अंदर कि हमें देश तो कितने बनाने पड़ेंगे, दो। ये पक्का पक्का था भाई, दो आपको करने पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं। अब जब दो वाली बात आई तो बात आई कि अब ये राजा महाराजा किधर जाएंगे। भाई पहले तो एक किताब भारत है, आपको मिलना ही पड़ेगा। अब तो ऑप्शन है ना, इधर भारत, और आप इधर भी जा सकते हो और उधर भी जा सकते हो। और जिन्ना ने अपनी गोटियां खेलनी शुरू की, राजाओं से बातचीत करनी शुरू की, तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो नेहरू जी को इनको लगा मामला गंभीर हो जाएगा, किसी सीनियर आदमी को जिम्मेदारी दी जाए जो राजाओं से बात करे और राजाओं से बात करके इन्हें अपनी तरफ मिलाए। इसलिए बाकायदा अपने एक डिपार्टमेंट बनाया गया, रियासती सचिवालय। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया, रियासती सचिवालय। 5 जुलाई 1947 को कब बना लिया, आजाद कब हुआ देश, 15 अगस्त को। डिपार्टमेंट पहले ही बन रहा है, डिपार्टमेंट भारत सरकार बना रही है, इसका मतलब शासन किसके पास में, भारत सरकार के। और इसके अध्यक्ष बनाए गए वल्लभ भाई पटेल, अध्यक्ष कौन थे, और सचिव बनाए गए वीपी मेनन। केरला कैडर के आईएएस हुआ करते वीपी मेनन। इन दो को जिम्मेदारी दी गई कि भाई कागज समझाने का काम तो कौन करेगा, पटेल, और कागजों का काम कौन करेंगे, लेटर तैयार करवाने, साइन करवाने तो वीपी मेनन कर लो, और बातचीत कौन कर लेंगे वल्लभ भाई पटेल। कौन से डिपार्टमेंट में है ये, रियासतों की बात करेगा, इसलिए नाम क्या दे दिया, रियासत। कब बनाया गया, लिखो 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑन 5 जुलाई 1947 एडी, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑन 5 जुलाई 1947 एडी रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट वॉज एस्टैब्लिश्ड, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट वॉज एस्टैब्लिश्ड। रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट वॉज एस्टैब्लिश्ड, रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। नीचे लिखो अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन वल्लभ भाई पटेल। सचिव वीपी मेनन, सेक्रेटरी सचिव वीपी मेनन। सचिव कौन है, तो अध्यक्ष तो कौन है, और सचिव कौन है। अब भाई वल्लभ भाई पटेल गए राजा के पास, और राजा को जाके कहा कि भाई भारत में मिलोगे कि अंग्रेजों, अब वो पाकिस्तान मिलोगे, मुझे क्या पता, क्यों, तू तो जानता है किससे बात करनी किससे नहीं करनी। उसने कहा नहीं, हमारी तो 1818 में राजा के अंग्रेजों के साथ संधि है, और अंग्रेजों वाली संधि कहती है कि आंतरिक मामले राजा के पास और विदेशी मामले अंग्रेजों के पास। इसलिए राजा तीसरे पक्ष से यदि बातचीत करेगा तो राजा कर ही नहीं सकता, बातचीत कौन करेगा, अंग्रेज।
मुझे ये भारत में मिलना है पाकिस्तान मिलना है तो हमारे तो अंग्रेज तय करेंगे। तो वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों का कि यार तुमने फंसा दिया, तुम कह रहे हो कि राजाओं वाले भारत को इधर भारत में मिलाएंगे, और अब हम इनसे बातचीत करने जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे तो विदेशी मामले किसके पास है, अंग्रेजों के पास, तुम्हारी संधियां है, इनका कुछ करो। तो अंग्रेजों का हाँ यार वो भूल ही गए थे, सॉरी, काम करते हैं इनका भी। एक 18 जुलाई को अंग्रेज एक एक्ट लाए। कब लेके? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या नाम है एक्ट का? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें बताया भाई कैसे आजाद करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं होगी, सारी बताया। इस लंबा चौड़ा एक्ट था। उस एक्ट की धारा नंबर 8, धारा नंबर कितनी? उसके एक्ट की धारा नंबर 8 में लिखा गया कि अंग्रेजों के राजाओं के बीच में जितनी भी संधियां हुई थी खत्म। आज के बाद में राजाओं और अंग्रेजों के बीच में किसी भी प्रकार के संबंध, अंग्रेजों ने राजाओं को बुलाया, राजाओं ने बुला कहा भाई इतने दिन अपनी दोस्ती चली, थैंक यू, आपने दोस्ती बहुत अच्छी निभाई, आज के बाद में अपने बीच में किसी भी प्रकार की रिलेशन। राजाओं का हम समझे नहीं सर क्या मतलब हुआ। अंग्रेजों का तलाक, 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 तुम तुम्हारे हम हमारे। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को और 19 जुलाई 1947 एडी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ तथा देशी रियासतों की अंग्रेजों के साथ की गई सारी संधियां समाप्त कर दी गई, तथा देशी रियासतों की अंग्रेजों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। एंड ट्रीटीज बिटवीन किंग्स एंड ब्रिटिशर्स वर एबोलिश्ड। एंड ट्रीटीज बिटवीन किंग्स एंड ब्रिटिशर्स वर एबोलिश्ड। तथा देशी रियासतों की अंग्रेजों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। देशी रियासतों की अंग्रेजों के साथ की गई संधियां क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। आगे बात समझ। अब राजाओं का और अंग्रेजों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं। अब आए वल्लभ भाई पटेल दोबारा कि हाँ भाई अब बताओ क्या है, भारत में मिलना है पाकिस्तान में मिलना है। सबसे पहले राजस्थान के जिस आदमी ने कहा था, जिस राजा ने कहा था कि भारत में मिलना है, वो बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। बीकानेर राजा कौन थे? तो कोई पूछेगा सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो किसने किए थे? ये कर देते हैं 7 अगस्त को। कब कर देते हैं? सबसे लास्ट में जिसने साइन किए थे वो थे धौलपुर के राजा उदय भान सिंह। क्या नाम था? वसुंधरा जी के ससुर जी, वसुंधरा जी सिंधिया, इनके जो ससुर जी वे उनका नाम क्या? उदय भान सिंह। इनके पति के जो पिताजी थे उदय भान सिंह जी, उन्होंने सबसे लास्ट में साइन किए थे। तो सबसे पहले साइन कौन करता है? बीकानेर के राजा। कब साइन कर देते हैं? सबसे लास्ट में कौन करता है? कहाँ के राजा है? धौलपुर। कहाँ? धौलपुर। और इन्होंने कब किए? तो राजस्थान की वह रियासत जो सबसे पहले भारत में शामिल हुई, राजस्थान की वह रियासत जो सबसे लास्ट में भारत में शामिल। आगे बात समझ लिखो। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह साइंड एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वेरी फर्स्ट। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वेरी फर्स्ट। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वेरी फर्स्ट। लिख लिया? नीचे लिखो, लाइन छोड़ के लिखो। धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह ने, धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह या धौलपुर किंग उदय भान सिंह, धौलपुर महाराजा उदय भान सिंह ने सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन लास्ट, सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन लास्ट।
तो सबसे पहले साइन किसने किए? बीकानेर। सबसे लास्ट में साइन किसने किए? धौल। बीकानेर वाले साइन कब कर गए थे? धौलपुर वाले कब किए? इसका मतलब 14 अगस्त 1947 तक राजस्थान की सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी। सुनना, ध्यान देना मेरी बात में, क्या कर रहा हूं मैं? 14 अगस्त 1947 तक राजस्थान की समस्त रियासतें किसमें शामिल हो चुकी थी? भारत आजाद कब हुआ है? इसका मतलब भारत की आजादी से पहले हम भारत का हिस्सा थे। भारत आजाद 15 अगस्त को हुआ है, हम भारत में कब मिल गए थे? है ना? कई बार खूब सारे बच्चों में रहता है कि मैं जब कई बार पूछता हूं क्लास में कि हमारा एकीकरण हुआ तो राजस्थान भारत में कब मिला, तो कोई कहता है 48 में, कोई कहता है 56 में, कोई कहता है 50 में। ना, हम भारत में मिल गए थे 14 अगस्त 1947 को ही। कब मिल गए भारत में? और भारत की सारी रियासतें 15 अगस्त तक भारत में शामिल थी, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को छोड़ के। 550 के आसपास रियासतें थी अपने भारत में, 3 छोड़ दो, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ये आजादी के बाद मिली है, बाकी सारी की सारी रियासतें आजादी से पहले मिल गई थी। तो अपने राजस्थान वाला तो लेना देना ही नहीं था। अपने सारे साइन 7 दिनों में ही हो गए। 7 तारीख को साइन करने शुरू किए थे और 19 रियासतें 3 ठिकाने ने साइन कब तक कर दिए अपने? आगे बात सुन। अब एकीकरण का मतलब क्या, फिर ये सुनना। देखो, अब अभी हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों के भारत में 2 व्यवस्था थी। ये तो क्या था? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, उसमें अलग अलग राज्य हैं। उसमें अलग अलग क्या है? यूपी है, एमपी, पंजाब, बंगाल। जैसे आज राज्य, वैसे उस टाइम राज्य हुआ करते। अंग्रेजों के भारत में अलग अलग राज्य थे। प्रिंसली स्टेट, ये अलग अलग अपने देश है। जोधपुर अलग देश, टोंक अलग देश, डूंगरपुर अलग देश। अब ये इसमें मिल गए। अब इनकी इसमें पोजीशन क्या है? अब राजा भारत में मिल गए तो भारत में उनकी पोजीशन क्या है? क्या वो एज ए रियासत है? क्या वो एज ए राज्य है? क्या वो एज ए केंद्र शासित प्रदेश है? ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का एक। राजाओं ने साइन किए तो राजाओं ने पूछा, भाई हम मिल तो जाएंगे उधर, पर भारत में आने के बाद में हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट होगा? तो कहा कि भाई वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, जिनकी जनसंख्या और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। इनकम कितनी? उनके तो अलग राज्य बनाएंगे। उनके तो अलग क्या बनाएंगे? जैसे पंजाब राज्य वैसे राज्य बन सकता है मेवाड़। जैसे बंगाल राज्य वैसे राज्य कौन सा बना देंगे? मारवाड़। बाकी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम, इनकम 1 करोड़ से कम, उनको आपस में मिलाएंगे। किस में मिलाओगे आपस में? हो सकता है 4 रियासतों को मिला के एक राज्य बना दे। हो सकता है पहले से कोई राज्य है उसमें मिला दे। हो सकता है पहले से कोई केंद्र शासित प्रदेश है उसमें मिला दे। जैसे हमारा पहले से राज्य पड़ा है मध्य प्रदेश, हम झालावाड़ को मध्य प्रदेश में मिला देंगे। अकेला क्यों पड़ा है? मध्य प्रदेश में मिल जाए। हमारा पहले से एक राज्य है, मान लो बॉम्बे, हम कहेंगे जालोर सिरोही इधर वाले बॉम्बे में मिला दो। हमारा पहले से कोई राज्य पड़ा है, मान लो पंजाब, हम कहेंगे बीकानेर, बीकानेर तो बड़ा था, कोई दूसरा इधर पास में लगेगा तो उसको कहेंगे इसको किसमें मिला दो? पंजाब के अंदर मिला दो। वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, वो उनको राज्य बनाया जाएगा। इसके अलावा बाकी को हम किसी के अंदर भी मिला सकते हैं। आई बात समझो? लिखो, रियासती सचिवालय के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, रियासती सचिवालय के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, विच हैड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक, विच हैड पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक है, एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, तथा आय 1 करोड़ से अधिक है एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। लाइन चेंज करके लिखो। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी।
देयर वर 4 सच प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में से 4 रियासतें थी। देयर वर 4 सच प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। नाम लिख लो कौन कौन से। जरा मंगवा रहे कितनी रियासतें थी राजस्थान में से? 4। कौन कौन सी बताओ देखिए। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और टोटल कितनी है? कितनी है? उनमें 4 ये बड़े मगरमच्छ है जिनकी जनसंख्या और इनकम इनको तो 4 राज्य बनाने पड़ेंगे आपको। मेवाड़ एक अलग राज्य बनेगा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर अलग 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 राज्य बनेंगे। ठीक है, जैसे आज राज्य है वैसे ही 4 राज्य बन सकते थे। पीछे कितनी बच गई? कितनी बच गई? इन 15 को मिलाना है। इन 15 की नहीं तो जनसंख्या 10 लाख है, नहीं इनकी इनकम 1 करोड़, मतलब ये छोटी छोटी रियासत है। और इतने कितने राज्य बनाएंगे? इसलिए 2 को, 3 को, 4 को जैसे तैसे मिला के इनको क्या बना दिया जाए? राज्य बना दिया जाए। ठीक, इन 15 में एक रियासत थी सिरोही। कौन सी रियासत थी? गुजरात के टच करती हुई। किसके टच करती हुई? तब गुजरात राज्य नहीं था, गुजरात राज्य बना 1960 में। तब गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के बोलते बॉम्बे। क्या बोला करते? गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग कब हुए? 1960। पहले गुजरात महाराष्ट्र दोनों एक साथ थे और दोनों मिलके क्या बोला करते थे इनको? बॉम्बे। सिरोही गुजरात के पास में, इसका मतलब सिरोही किसके पास में? बॉम्बे के पास में। तो कहा सिरोही को बॉम्बे में मिला दो। सिरोही किधर मिला दो? कारण कि ये सारा तय कौन कर रहा है किसको किधर मिलाना है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल खुद कहां के थे? गुजरात। क्षेत्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था। गुजरातियों में क्षेत्रवाद की वैसे भी कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत आने वाले हर विदेशी मेहमान को गुजरात लेके जाते हैं। जयपुर लिया हो आप, हर बार गांधीनगरी क्यों, हर बार साबरमती क्यों लेके जाया जाए? हवा महल दिखा दो। जब बोरिस जॉनसन आया, गुजरात से दौरा शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आए, गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया जाएगा। मुझे एक सी जिनपिंग का जरूर याद है कि सी जिनपिंग को महाबलीपुरम लेके गए थे। कहां लेके गए थे? महाबलीपुरम, साउथ इंडिया। बाकी ये सबको कहां पे लेके जाते हैं? ये गुजरातियों का थोड़ा बहुत है, उनके अंदर अपने राज्य के प्रति लगाव है। वो मारवाड़ी वाली कहावत है कि गोडा पेट का नहीं मुड़ा। घुटने जो घुटने हैं ये हमेशा पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे साइड में नहीं मोड़ सकते आप। तो ये इधर मुड़ने हैं तो मुड़ेंगे। वल्लभ भाई पटेल में भी क्षेत्रवाद और कूट कूट के भरा हुआ था, इनसे भी ज्यादा क्षेत्रवाद था। सिरोही में अपने 2 जगह है, एक आबू और एक देलवाड़ा। कौन कौन सी 2 जगह? टूरिस्ट पैलेस है। जिधर आबू देलवाड़ा जाएंगे उधर पर्यटक आएंगे, जहां पर्यटक आएंगे वहां पे धन आएगा। इसलिए वल्लभ भाई पटेल चाहते थे गुजरात में जाए। सिरोही कहां पर जाए? जिसकी लाठी उन दिनों चलती वल्लभ भाई पटेल की थी। वल्लभ भाई पटेल ने कहा सिरोही तो बॉम्बे में। ठीक बात, 15 में से एक तो निकल गया। पीछे कितनी बची? एक रियासत और, जैसलमेर। कौन सी रियासत? लोकेशन बड़ी शानदार थी जैसलमेर वाली। लोकेशन ये कहती है जैसलमेर की कि ये जोधपुर, पास में जैसलमेर, आगे पाकिस्तान। जोधपुर, जैसलमेर और पाकिस्तान। जोधपुर वो रियासत है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ से। इसलिए जोधपुर को तो किसी में मिला नहीं सकते। जोधपुर को तो क्या बनाना पड़ेगा? राज्य। अब जैसलमेर बीच में फंस गया, मिलाओगे किसमें? इसलिए कहा जैसलमेर को जोधपुर में मिला देंगे। जैसलमेर किधर मिला देंगे? बस जोधपुर को तो राज्य बनाना ही है, तो जैसलमेर किधर मिला दिया जाए? जोधपुर में मिला दिया जाए। टोटल रियासतें कितनी? 4 बड़े मगरमच्छ जिनको राज्य बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? पीछे कितनी बची? 15। सिरोही को कहां मिलाना है? गुजरात। जैसलमेर कहां मिला देंगे? जोधपुर। बता दिया मैंने कारण। सिरोही इसलिए क्योंकि वल्लभ भाई पटेल चाहते हैं। जैसलमेर इसलिए क्योंकि वो जोधपुर के नजदीक पड़ता है, जोधपुर बड़ा राज्य है, उधर पाकिस्तान आ जाता है, तो आपको किधर मिलाना पड़ेगा इसको? जोधपुर। फिर एक कारण और सुनना बात,
भारत आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान एक अलग देश बन जाता है 15 अगस्त 1947 को। याद रखना, पाकिस्तान भी 15 अगस्त 1947 को बना, न कि 14 अगस्त। ये गांव में ग्रामीण वैसी बातें करते हैं कि पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 को और अपने आजाद हुए थे 15 को। दोनों देश 15 को आजाद हुए हैं। दोनों देश कब आजाद हुए हैं? फिर कोई चाय की थड़ी पे बैठा हुआ एक्सपर्ट कहता है कि आधी रात को आजाद किए थे ना, इसलिए 11:59 पे तो कर दिया पाकिस्तान और 12:01 पे किया भारत ना। पाकिस्तान की आजादी का दिन भी 15 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान ने अपना पहला आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 मनाया, अपनी दूसरी आजादी का दिन 15 अगस्त 1948 मनाया। जब तीसरा आ रहा था तो उनके 14 अगस्त पे कोई त्योहार था, मुस्लिम त्योहार था, तो 1949 में उन्होंने कहा कि आज के बाद हम इस त्योहार के दिन मनाना शुरू करते हैं, इसलिए 15 को नहीं मनाएंगे। कब मनाएंगे? 14। तो 2 साल बाद में 14 शुरू किया है और बात धीरे धीरे उनके 14 पड़ गया। तो अपने कहते हैं पाकिस्तान आजाद कब हुआ? 14। भारत आजाद कब हुआ? 15। ये कैसे हो सकता है? एक खरबूजा है, उसको काटना है तो दोनों साइड बराबरी तो गिरेगी। ये तो है नहीं कि खरबूजे को आपने इधर वाला तो गिर गया और आपने इधर वाले का है थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद गिरना तू जाके। तो दोनों 15 अगस्त को बने। दोनों कब बने थे? अब पाकिस्तान ने अपना आजाद होने के बाद में एक साथ 3 हमले किए। कितने हमले किए? 3। एक हमला वो करता है कश्मीर। कहां पे करता है? एक हमला करता है बलूचिस्तान और एक हमला करता है जैसलमेर। कहां कहां पर 3 हमले करता है? कश्मीर, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान नए भारत में मिलाया गया था ना, पाकिस्तान में आजाद रख दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा था अलग से टेरिटरी है, ना भारत में आएगी ना किस में आएगी, पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान आजाद है। कश्मीर के राजा ने कहा न तो भारत में मिलूंगा और नहीं किस में मिलूंगा, पाकिस्तान। जैसलमेर भारत में मिल चुका है लेकिन पाकिस्तान की बाउंड्री पर है तीनों, इसलिए पाकिस्तान ने तीनों जगह अटैक किए। उसने पूरा बलूचिस्तान कब्जे में ले लिया, पूरे बलूचिस्तान पे उसने कब्जा कर लिया। इसलिए बलूच आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के पार्ट नहीं है, हमारा देश अलग है, हमारा पाकिस्तान से कोई भी लेना देना। और भले ही अपने वाली पीढ़ी देखे, भले अगली पीढ़ी देखे, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा। पाकिस्तान का एक टुकड़ा और होगा, पक्का पक्का बलूचिस्तान है। होने तो चाहिए उसके 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के आने वाले दिनों में। सिंध अलग देश बनेगा, बलूचिस्तान अलग बनेगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अलग बनेगा। पाकिस्तान का मतलब केवल पंजाब होगा, पंजाब को पाकिस्तान बोलेंगे, बाकी तीनों अलग हो जाएंगे। पर इन तीनों में सबसे पहले कोई आजाद होगा तो वो कौन सा है? बलूच आजाद होंगे, बहुत जल्दी आजाद होंगे। तो बलूचों पे उन्होंने पूरों पे कब्जा कर लिया। कश्मीर पे कब्जा किया आधे पे, कश्मीर पे आधे कश्मीर तक पाकिस्तान की सेना। अच्छा, पाकिस्तान ने अपनी सेना सैनिक वेशभूषा में और नहीं भेजी, पाकिस्तान ने अपनी सेना को सामान्य कपड़े पहना के भेजे ताकि लोगों को लगे कि जनता का अटैक है। और पाकिस्तान ने कहा भाई हमारे तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जनता रहती है, जो कबीले रहते हैं, वो कबीले लूटपाट करने के लिए घुस गए, हमारा उनसे कोई भी लेना देना। तो अभी तक कहा जाता कबीलाई आक्रमण। कैसे आक्रमण थे भाई? कबीला नहीं था, वो बाकायदा जनता के अटैक थे, सॉरी सेना का अटैक था। सेना हथियार लेके आई थी यार, कबीलों के पास में हथियार कहां से आएंगे? कबीलों के पास कोई तलवार भाला एक आधी बंदूकड़ी हो सकती है, पूरे के पूरे हथियार लेके आ रहे थे। इसका मतलब आपकी आर्मी थी, तो उनकी आर्मी घुसी थी। उनकी आर्मी ने आधे कश्मीर पर जब कब्जा किया तो कश्मीर के राजा की एक बात समझ में आ गई। कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह। क्योंकि कश्मीर के राजा की सेना में आधी सेना जो थी पाकिस्तान से जाके मिल गई, इसलिए कश्मीर के राजा ने पहले सोचा पाकिस्तान को हरा लेंगे, पाकिस्तान से लड़ लेंगे। लेकिन जब सेना ही उधर जाके मिल गई कश्मीर की, तो उसके समझ में आ गई कि पार नहीं पड़नी है। इसलिए कश्मीर का राजा भाग के आया नेहरू जी के पास और नेहरू जी को आका भाई नेहरू जी मैं कश्मीर का विलय भारत में करता हूं। तो उसने कश्मीर का विलय किसमें कर दिया? अब यदि कश्मीर का विलय भारत में हो जाता है तो कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? तो नेहरू जी ने सेना भेजी। अपने नेहरू जी ने गलती यही की कि सेना भेज के कहा कि पाकिस्तान को रोको। अब पाकिस्तान मान लो ये कश्मीर है और पाकिस्तान यहां तक आ गया, यहां तक पहुंचा हुआ है, अपनी सेना गई, रिटेलिएट किया और यहां पे जाकर रोक दिया। यहां पे जाकर रोकने के बाद में अच्छा ये रहता कि नेहरू जी ये कहते कि हरि सिंह ने चूंकि कश्मीर को भारत में मिला दिया, इसका मतलब पूरा कश्मीर मिला है, तो अब जाओ और जीते पे उन्होंने कब्जा कर लिया, इनको भगाओ। और अपनी सेना यहां तक पहुंच जाती और उनको उधर भगा देती। पर नेहरू जी ने कहा कि बस जहां पाकिस्तान आगे उनको रोकना है, रुक जाओ, वहां जाके रुक गए। और बाद में मामले को ले गए यूएनओ। अपने को लगा नए नए आजाद हुआ, हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, मिल बैठ के समझौता कर लेंगे। और यूएनओ में जाने के बाद मामला फंस गया। और अब मामला यह है कि जितनी दूर पाकिस्तान आ गया था वो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, जितना बच गया था वो अपने पास है। इसलिए हम कहते हैं ये पीओके है,
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान कहता है ये आईओके है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर कहता है हम आजाद हैं। कश्मीर कहता है कि नहीं तो हमारा भारत से कोई लेना देना है, नहीं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना, हम तो क्या बनेंगे, हमारे आजाद बनेंगे। तो उनकी एक अलग ही थ्योरी चलती रहती है। तो अब लफड़ा यहां पर ये हो गया, तो बलूचिस्तान खा गए पूरा, कश्मीर खा गए। अब उन्होंने एक अटैक कहां पर किया आपने, जब जैसलमेर पे अटैक हुआ तो वही कबीले गांव में आग लगाते हुए उधर से आगे बढ़े। वो आगे बढ़े तो जैसलमेर में राजा थे जवाहर सिंह। राजा कौन थे? जवाहर सिंह लगा पार नहीं पड़ेगी। पास में बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर। जोधपुर के राजा थे हनुवंत सिंह। राजा कौन थे? जवाहर सिंह ने हनुवंत सिंह के पास मैसेज किया कि हनुवंत सिंह जी, जैसलमेर का अटैक हो गया उधर से और मुझे नहीं लग रहा हमारी पार पड़ेगी, इसलिए प्लीज हमारी हेल्प करो। जोधपुर अपनी एयरफोर्स और अपनी थल सेना दोनों भेजता है। जोधपुर की एयरफोर्स बड़ी शानदार थी। आजादी से पहले जोधपुर में 12 हवाई अड्डे थे। कितने हवाई अड्डे थे? आप यूं मान लो आज वाले जैसे हवाई अड्डे तो वैसे नहीं, तो भाई हवाई पट्टियां थी, बाकायदा उड़ान होती, यहां से दिल्ली, यहां से बॉम्बे, यहां से कराची, सब जगह उड़ान जाया करती थी यहां से। और राजा हनुवंत सिंह खुद पायलट था बहुत अच्छा। इसके पिताजी उमेद सिंह और अच्छे पायलट हुआ करते थे। तो राजा हनुवंत सिंह ने कहा भाई जैसलमेर वालों चिंता मत करो, मैं मेरी एयरफोर्स भी भेज रहा हूं और मैं मेरी थल सेना भी भेज रहा हूं। एयरफोर्स गई, एयरफोर्स ने जाके ऊपर से देखा भाई कितने आर्मी आ रही है उधर से, पता चला यार ज्यादा नहीं है, कोई 1000-1200 लोग हथियार लिए हुए गांव में आग लगाते हुए आगे आ रहे हैं। तो कहा कि आगे भाई एयरफोर्स के इस्तेमाल की तो आवश्यकता नहीं है। तो जोधपुर वालों ने अपनी थल सेना भेजी, जैसलमेर वालों की थल सेना थी, इन्होंने जाके उनको बाहर निकाल दिया। इसलिए जैसलमेर अच्छी तरीके से जानता था कि मेरी सुरक्षा किस पर निर्भर है। यदि मैं जोधपुर वालों के साथ नहीं रहा तो मेरी सुरक्षा कभी भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत तो नया नया आजाद हुआ था, उन दिनों आजाद हुआ ही है, तब तक राजाओं के पास में पड़ी थी सेनाएं वेना, सब इनके पास में पड़ी थी। अच्छा, उसमें एक बड़ा जोरदार किस्सा है कि जब ये इधर से अटैक हुआ, जोधपुर के राजा ने अपनी एयरफोर्स भेजी, जोधपुर के राजा ने अपनी थल सेना भेजी, तो जोधपुर के राजा ने एक हेलीकॉप्टर भेजा जैसलमेर की रॉयल फैमिली के लिए। और जैसलमेर के राजा जवाहर सिंह को कहा कि आप, आपकी रानी, आपके बच्चे, रॉयल फैमिली पूरी इस हेलीकॉप्टर में बैठो और जोधपुर चलो, क्योंकि कल को खुदा ना खास्ता आक्रमण बड़ा हो गया और अपने यदि आक्रमण को ना रोक पाए तो आपको मार देंगे। और हुआ था, जहां जहां कब्जे किए गए जनता द्वारा या कबीलों द्वारा कब्जे किए गए, वहां राजा को पकड़ के मार दिया गया। इसलिए आप चलो और आपको जोधपुर ले जाते हैं, बाद में लड़ाई कर लेंगे। जवाहर सिंह का दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं जैसलमेर का राजा हूं और मैं भाग जाऊं यहां से तो तुम मर जाओगे। उसने कहा जनता भी तो मर रही है, इस जनता से इतनी पीढ़ियों तक मैंने तथा मेरे बाप दादों ने टैक्स लिया है, इस जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि हम अकेले सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपकी सहायता मांगी है। सहायता देनी है तो ठीक, वरना अकेले लड़ेंगे, लड़ लेंगे तो बढ़िया, नहीं लड़ेंगे तो मर जाएंगे, पर रहूंगा जनता के बीच में। आज भागा जाए कल भागा जाए, वरना जनता क्या कहेगी कि साहब जिस दिन खतरा आया था उस दिन राजा हमें छोड़ के भाग गया, मैं और कुछ कर नहीं सकता, इनके बीच में तो रहूं कम से कम। जोधपुर राजा ने कहा देख लो साहब, हम तो कहने ना ना मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। तब एक समझ में आता है कि इस बार अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया तो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति सबसे पहले भागा, अशरफ गनी सबसे पहले भाग के गया था। तब वो जैसलमेर वाला राजा और याद आता है कि उस दिन उसने कहा था कि नहीं यार मर जाएंगे, जनता को छोड़ के कहां जाए, जीना यहां मरना यहां, जब इनके लिए इतने साल तक रहे हैं तो इनके साथ मर भी सकते हैं और क्या हो सकता है। तब याद आता है कि यूक्रेन वाले राष्ट्रपति का पता ही नहीं है कहां है, बेटा बेटा कहीं से वीडियो बना बना के बात करता है, कहां है कुछ भी पता। जनता मरे तो मरे, जाए तो जाए कहीं पे, मैं मेरा कहीं सुरक्षित जाके बैठूं सबसे पहले। उस दिन उस राजा ने कहा था कि ना, सुरक्षा की गारंटी जनता की लेनी है, मेरी सुरक्षा मुझे नहीं चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए जैसलमेर अच्छी तरीके से इस बात को समझ गया था कि हमारी सुरक्षा पूरी तरीके से किस पे डिपेंड कर रही है, जोधपुर। तो रियासतें कितनी टोटल? 19 रियासतें। 19 में से 4 राज्य बनेंगे, पीछे कितनी बची? 15। सिरोही को किधर मिलाना? बॉम्बे। जैसलमेर किधर मिलाना? अब कितनी रियासतें बची? कितने बच गई? 13। इन 13 के अब राज्य बनाने हैं। इन 13 से बातचीत करो। वल्लभ भाई पटेल सोच रहे हैं भाई कहां से बातचीत करें, कहां से शुरू करें। एक साथ देश में कई काम आ गए, देश आजाद हुआ है तो आपको सिस्टम समझना है पूरा का पूरा। दूसरा, विभाजन कर दिया, हिंदुओं को उधर से लेके आओ, मुसलमानों को उधर भेजो, जो आ गए उनके रहने की व्यवस्था करो, जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करो। कई काम खिचपिच हो गए वहां पे, इसलिए भारत सरकार ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। ठीक है, मिला तो ली, क्या करना है क्या नहीं करना देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है। वल्लभ भाई पटेल के पास में एक मैसेज गया कि भरतपुर में
भरतपुर के राजा ने 15 अगस्त को भारत का झंडा नहीं फहराने दिया। किसका ने झंडा फहराने दिया? अब भरतपुर शामिल तो हो चुका है भारत में, पर 15 अगस्त वाले दिन कहा गया कि भरतपुर के राजा ने कहा कि भरतपुर का झंडा नहीं फहराया जाएगा, सॉरी भारत का झंडा नहीं फहराया जाएगा, झंडा किसका फहराया जाएगा? भारत। एक शिकायत ये गई। एक शिकायत ये गई कि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, भरतपुर में भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। भाई आजादी के टाइम में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, तो भरतपुर के राजा ने हिंदुओं का पक्ष लिया है और भरतपुर के राजा ने कहा कि मुसलमानों को सबको यहां से निकाल दिया जाए, एक को भी रखना नहीं है। इसलिए भारत सरकार के पास में दो शिकायतें थी, एक तो भरतपुर में झंडा नहीं फहराया जा रहा है भारत का, और एक वहां पे थोड़ा सा मुस्लिमों के साथ में अगेंस्ट व्यवहार हो रहा है, हिंदुओं के पक्ष में हो रहा है। इसलिए भारत सरकार ने भरतपुर के राजा को बुलाया और भरतपुर के राजा को बुलाकर, राजा जी आपके खिलाफ दो शिकायत है, हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता, आपके खिलाफ दो शिकायत है। भरतपुर के राजा ने कहा साहब दोनों शिकायतें गलत है। अब दंगों में तो सब जगह ही मर रहे हैं, आप ही नहीं रोक पा रहे। वल्लभ भाई पटेल का आपने कौन से रोक लिए? आपने भी तो मरे ही हैं, जहां पे हिंदू ज्यादा वहां मुसलमान मरे हैं, जहां मुसलमान ज्यादा वहां पे हिंदू मरे। तो मेरे वहां पे हिंदू पब्लिक ज्यादा है, बाकी मैंने ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया नहीं। उनका नहीं, आपने लिखित में तो नहीं कहा, लेकिन आपकी सहानुभूति थी कि चलो हिंदुओं की तरफ से कुछ हो रहा है तो करने दो। उन्होंने कहा आप साहब ऐसे तो शिकायत करने कोई कर सकता है। एक शिकायत ये है कि आपने झंडा नहीं फहराने दिया। उसने कहा साहब ये भी झूठी शिकायत है, मैंने तो झंडे फहराए थे, आपके पास में झूठी शिकायतें हैं। वल्लभ भाई पटेल ने थोड़ा ज्यादा कहा कि नहीं तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। तो भरतपुर के राजा ने कहा भाई मैंने तो लिख के दे दिया, भाई भारत सरकार में भरतपुर का विलय है, तो अब आप जानो ना, आपका काम जानो, आप संभाल लो। आपको ये लगता है मैं वहां मुसलमानों को बचा नहीं पा रहा, आपको ये लगता है कि मैं झंडा नहीं फहराने देना, आप रखो। तो भरतपुर के राजा भारत सरकार को अपना कंट्रोल पहले दे के आ गए। तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल के पास में एक रियासत तो खुद के खांचे में आगे बैठ गई, जिनसे बात करने की कोई भी आवश्यकता, जैसे वो चाहेंगे वैसे करेंगे। कौन सी रियासत? एक रियासत उनके पास पहले से। वो सोच रहे हैं आगे क्या करें। इतने में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो जाती, और गांधी जी की हत्या में अलवर वालों का नाम आया। पढ़ाया था मैंने, अलवर वाले तेज सिंह का नाम आया, इसलिए तेज सिंह को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। अब जब राजा गिरफ्तार है तो पूरा कंट्रोल किसके पास है? भारत सरकार। तो एक रियासत उनके पास और आ गई। कौन सी आ गई? अब दो रियासतें ऐसी है जिनमें भारत सरकार को कुछ भी बात करने की आवश्यकता, जहां वो चाहेंगे वहां मिलाएंगे। तो भारत सरकार ने इनके पास में दो रियासतें और थी, धौलपुर और करौली। कौन कौन सी? धौलपुर और, धौलपुर में एक राजा हुआ करते उदय भान सिंह, ये जो सबसे लास्ट में साइन करते हैं, क्या नाम है? उदय भान सिंह। और करौली के राजा हुआ करते गणेश पाल। करौली के राजा कौन है? इन दोनों से बातचीत की और इनको कहा भाई दो रियासतें तो हमारे पास पड़ी है, एक रियासत तो कौन सी पड़ी है? भरतपुर। एक कौन सी है? अलवर। दो तुम और आ जाओ, चारों का मिला के एक राज्य बनाते हैं। चारों का मिला क्या बना दे? धौलपुर वालों का क्यों आ जाए, क्यों बना दो चारों का, हम नहीं आएंगे इसके अंदर, हमें क्या मिलेगा इसमें आने पे? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा सुनो उदय भान सिंह जी, अभी आप कहां के राजा हो? उन्होंने कहा मैं पूरे धौलपुर का हूं। कहा फिर एक पूरा राज्य बनेगा, धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर, चारों रियासतों के राजा आप, पूरा हेड आपको बनाया जाए। उसने कहा पक्का? अरे एक बार विश्वास तो करके देखो आप। तो उदय भान सिंह जी कहा कि आपको इस राज्य का क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख। क्या बना देंगे? लगा रही है, ठीक है, अभी मैं केवल धौलपुर का राजा हूं, फिर धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर चारों का राजा बन जाऊंगा। करौली वाले गणेश पाल ने कहा भाई मुझे, कहा तुझे सचिन पायलट बनाएंगे उपराज प्रमुख। क्या बनाएंगे? दो लॉलीपॉप दे दिए, लॉलीपॉप ही और क्या थे। अच्छा बाकी दो को तो कुछ देना ही नहीं है, वो तो पहले से आपके पास है। कौन कौन से दो? अलवर और, अलवर लेंगे तो एक ठिकाना अपने आप ही आ जाएगा, नीमराणा। भाई राजाओं को जब लॉलीपॉप दे के मना रहे हैं तो ठिकाने वालों को तो क्या था, उनको तो वैसे ही ले लिया, तो आ जाओ इधर आ जाओ, तो नीमराणा आ जाएगा। अब ये जो नया राज्य बनेगा, एक राज्य बनने जा रहा है, इस नए राज्य की राजधानी क्या होगी? क्या राजधानी अलवर बना दो। राजधानी क्या बना दो? अलवर को राजधानी बना दी जाए। का ये जो नया राज्य बनेगा इसका उद्घाटन कहां करेंगे? क्या भरतपुर में कर दो। कहां कर दो उद्घाटन? भरतपुर को कुछ ना कुछ तो दो सबको जब दे रहे हो। क्या कब करोगे? क्या 18 मार्च को। कब करेंगे? 18 मार्च 1900 का। कौन करके जाएगा? तो भारत सरकार का एक मंत्री था नरहरि विष्णु गाडगिल। क्या नाम बोलो देखे? नरहरि विष्णु। एनर्जी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में थी, माइनिंग मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में थी, लेबर मिनिस्ट्री इनके पास में थी, बड़े मिनिस्टर थे।
तो NV गाडगिल या नरहरि विष्णु गाडगिल को कहा कि गाडगिल 18 मार्च को तू भरतपुर जाएगा और फीता काट के आएगा। तो ये जो अपना राज्य बन रहा था, इस राज्य का उद्घाटन करने के लिए कौन है? कब किया गया? कहां पे किया गया? राजधानी कौन सी थी? करौली के गणेश पाल को क्या बनाया जा रहा था? और धौलपुर के उदयभान सिंह को का ये जो पहला राज्य बनेगा, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, इसका नाम क्या रखा जाए? तो अपने भारत में एक बहुत बड़े संविधानविद हुआ करते, के मुंशी। कौन हुआ करते? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी नाम करे, बहुत बड़े नेता थे, विद्वान थे, इतिहासकार थे, संविधान सभा में थे। उनको पूछा, आप तो इतिहासकार हो, तो आप बताओ यार, ये एक नया राज्य बना रहे हैं हम, इस राज्य का नाम क्या रखे? तो उनका राजधानी क्या है? कि राजधानी अलवर है। तो उनका अलवर को महाभारत के अंदर लिखा हुआ है मत्स्य। क्या लिखा हुआ है? मत्स्य जनपद। क्या लिखा हुआ है? अलवर को मत्स्य जनपद लिखा हुआ। तो क्यों ना इसका नाम मत्स्य जनपद रख दो? तो उनका नहीं यार, इसमें हम 4 मिला रहे हैं चीजें। क्या क्या मिला रहे हो? का धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर। मिलाने को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? इसलिए इस पहले राज्य का नाम क्या रखा जाए? मत्स्य यूनियन। यूनियन बनेगी। इस यूनियन में कौन कौन आएंगे? धौलपुर, करौली, अलवर। कोई पूछे कि यहीं से पहला चरण क्यों शुरू होता है, राजस्थान में और कहीं से पहला चरण क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि अलवर, भरतपुर भारत सरकार के पास में पहले आ गई, इसलिए यहां पर उनको ज्यादा राज्यों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता, यहां पर 2 ही राज्यों के साथ बातचीत करनी थी। कौन कौन सी? क्योंकि 2 रियासतें पहले से उनके पास थी। कौन कौन सी? अलवर इसलिए क्योंकि गांधी जी की हत्या में उनका नाम है। भरतपुर इसलिए कि उन पे शिकायतें और वो पहले अपना शासन वहां पे सौंप के आ गए थे। पहले बड़ी बात। अब 2 को उन्होंने राजी करना था, तो धौलपुर वाले उदयभान सिंह जी को, करौली के गणेश पाल जी को, अलवर को, भरतपुर में कब करेंगे? कौन करके जाएगा? पहले बड़ी बात। ऐसे मैं लाइनें लिखूंगा, ऐसे उतार लोगे। इंग्लिश में लिखो फर्स्ट फेज और लिखना मत्स्य यूनियन। मत्स्य यूनियन। राज प्रमुख को इंग्लिश में राज प्रमुख, उपराज प्रमुख को लिखना डिप्टी राज प्रमुख। उद्घाटन को इनोग्रेशन। हाँ, क्या खड़ा होकर सुन नहीं रहा? अलवर और भरतपुर के राजा एक तो गिरफ्तार है, भारत सरकार के, फांसी लगाएंगे। उसने कहा तुम जैसे चाहो वैसे कर लो। भरतपुर वालों ने कंट्रोल ही दे दिया अपना। तू तेरे सब कुछ मेरे को दे जाता, उसके बाद तू क्या मांग रहा है मेरे में? है भाई, तेरा कंट्रोल ही मेरे पास है, तो मैं नचाऊंगा वैसे नाचेगा तू? बस तो ठीक है, उद्घाटन कर रहे हैं ना तुम्हारे, वरना गिरफ्तार करेंगे तुझे, शिकायत है तेरे खिलाफ। अलवर वाले क्या मांग रहे हैं? बच रहे हैं, ये कम है? सरकार सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। सरकार ने कहा फालतू की फड़ के ना फांसी लग जाएगी। नथुराम गोडसे को लग रही है, तुम आओगे चपेटे में। तो धौलपुर के उदयभान सिंह जी क्या बनाया? राज प्रमुख। करौली के गणेश पाल को, अलवर को, भरतपुर में कब किया जाएगा? 18 मार्च 1948। कौन करके जाएगा? एनवी। मंत्री है भारत सरकार के, खनिज मंत्री यही है, श्रम मंत्री यही है, ऊर्जा मंत्री यही, कई मिनिस्ट्री थी इनके पास। आगे समझ, आगे चलो। अच्छा, किसी भी राज्य में 2 चीज होती है, एक होता है राज्यपाल, एक होता है मुख्यमंत्री। अपने राज्यपाल को तब क्या बोलते थे? मुख्यमंत्री को अपने यहां पे बोलते प्रधानमंत्री। क्या बोलते? लिखो प्रधानमंत्री। अलवर के एक बंदे थे शोभाराम कुमावत।
शोभाराम कुमावत। अलवर के बंदे कौन है? अच्छा मुझे बताओ, देखिए राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। वो कहाँ के थे? भरतपुर के। अब जब प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया तो जुगल किशोर चतुर्वेदी का रुको, ये क्या तरीका है? राजस्थान का नेहरू मैं, भारत में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री है तो यहाँ पे मैं क्या बनूंगा? अरे ऐसे नहीं होता यार। यूं किसी ने कह दिया राजस्थान का नेहरू तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, तुझे हम सचिन पायलट बनाएंगे। लिखो उप प्रधानमंत्री, डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। कांग्रेस में अगले कुछ दिनों में उठापटक हो सकती है अपने राजस्थान में। सचिन पायलट लगातार प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। अशोक जी का कल वाला बयान उनकी हताशा दिखा रहा था। कल परसों बयान था उनका कि मैंने तो अपना इस्तीफा हाईकमान के पास पहले ही रख रखा है। आज आचार्य प्रमोद कृष्णन का वापस उन पे वो अटैक था कि ब्लैकमेल करना बंद करो, और ब्लैकमेलिंग तो हम किसी की नहीं सहते हैं, पर अशोक जी जादूगर है तो यूं थोड़ा कम लगता है कि बंदा खेल जाएगा कुछ ना कुछ बाद में। हाँ? क्या चीज? फिर विधायकों का पता नहीं चलता। ओरिजिनली हुआ यह था अपने राजस्थान में कि जब गवर्नमेंट आई भी थी ना अपने यहाँ पे, तो भाई कि सचिन पायलट को बनाया जाए, किसको बनाया जाए? अशोक। तो विधायकों से जब पूछा गया ना था ना, तो सचिन पायलट के साथ में 20 विधायक भी नहीं थे। विधायक ज्यादातर जो थे वो किसके साथ में थे? अशोक। तो ये साफ साफ था कि कौन बनेंगे? अशोक। और अशोक जी इस मामले में बेहद चालू आदमी है। एक तो अशोक जी कभी नहीं चाहते कि कांग्रेस की सीट ज्यादा आए, कांग्रेस की सीट कम आनी चाहिए, 100 के आसपास है, ताकि मैं ऊपर वालों को कह सकूं कि मेरे अलावा कोई संभाल नहीं पाएगा। और 100 के आसपास आएगी तो मैं बाद में सब बसपा वालों को और बाद में इधर लेके आऊंगा। तो हर बार बसपा वाले बसपा से चुनाव लड़ते हैं, बाद में इनको इधर लाके मंत्री बनाते हैं, और ये सारे के सारे कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। और अशोक जी ऊपर जाके अपने नंबर बनवा लेते हैं कि देखो इनको मैं लेके आया हूं, तो वो उधर वाला हो जाता है। फिर अशोक जी ये भी हमेशा सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो जो उनके खिलाफ बोलने वाले हैं वो चुनाव ही हार जाए। क्या हार जाए? सीपी जोशी 2008 वाले में तो वो अभी तक लोग मतलब अचंबा करते हैं उस बात का ना कि सीपी जोशी 1 वोट से आ रहे थे। कितने से आ रहे थे? मैं जब बीकानेर पढ़ा करता था तो मेरा एक दोस्त था, वो बाद में होमगार्ड में सिलेक्ट हो गया। होमगार्ड होता है, होमगार्ड चुनाव उनाव में ड्यूटी लगाती है, गांव का लड़का था, होमगार्ड में सिलेक्ट हो गया 2008 वाले चुनाव के टाइम। मैं जयपुर था, एनिमेशन किया करता था उस टाइम में। तो एक दिन रात को 1-1:30 बजे उसका मेरे पास फोन आया। मैं सो रहा था, नए नंबर से फोन, अननोन नंबर से फोन आया। मैंने उठाया तो उठाते वो भयंकर शराब पिया हुआ एकदम। और भाई क्या हाल है? तो मैंने कहा यार भाई तो ठीक है, भाई तो सो रहा है, तू आज इतनी रात को कैसे क्या? उसने कहा याद आई तेरी। और दारू पिए होंगे इस प्रकार की, भाई की याद जल्दी आ जाती है। भाई की याद आई, मैंने तेरे को फोन किया। मैं है कहाँ तू? तो उसने कहा नाथ द्वारा चुनाव में पोस्टिंग है। कहां पे पोस्टिंग है? नाथ द्वारा चुनाव में पोस्टिंग है। तो यूं फिर चुनाव उनाव की बात करने लगे, नॉर्मल बात करने लगे। तो मैंने कहा तो अच्छा तुम्हारे तो सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, सीपी जोशी जीत जाएंगे? उसने कहा नहीं, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी। तो मैं क्यों, आज ये दारू वाली बोतल बीजेपी की तरफ से? उसने कहा हाँ, पर मैं तेरे कह रहा हूं बीजेपी जीतेगी 10,000 वोट से। कितने वोट से? 10,000 वोट से बीजेपी जीतेगी। सीपी जोशी हारे 1 वोट से थे, बीजेपी 1 वोट से जीती। कितने से जीती? तब अब ठीक है, उसने बात की, मैं भूल भाल गया। उसके बाद जब मैं इधर तैयारी में आ रहा, इधर जब मेवाड़ के कई दोस्त बने, तो मैंने एक बार उनके सामने जिक्र किया। तो उनका यकीनन पहले यही लग रहा था कि 10,000 वोटों से जीतेगी बीजेपी। सीपी जोशी के सुपड़े ही साफ थे, अशोक जी ने पूरा प्रबंध कर रखा था वहां से। ये तो अचंबा है कि 10,000 वोट सीपी जोशी को आ कहां से गए? सीपी जोशी 1 वोट से कैसे हारे? कि आप लोगों को दिया अचंबा, सीपी जोशी 1 से हार गए। हमें ये लगता है 1 से क्यों आ रहा, 10,000 से हार नहीं थे, ये कैसे जीत सकते थे वहां पर? इनके किसी प्रकार के प्रबंध नहीं थे। तो अशोक जी ने उधर सीपी जोशी वाला कांड करवाया था उस टाइम। इस बार हमारे बीकानेर वाला को रामेश्वर डूडी कि साहब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, चुनाव जीतोगे तभी, दावेदार तो तभी बनोगे जब चुनाव जीता जाए। तो अशोक जी ये वाली सेटिंग अपने कर ही लेते हैं, इसलिए बराबर बराबर से एमएलए रहते हैं, बराबर बराबर से एमएलए रहते हैं। उन एमएलए में भी ज्यादातर एमएलए वो होते हैं जिनको अशोक जी ने टिकट दिया है। ज्यादातर एमएलए वो जीत के आएंगे, तो उन एमएलए में 2-4 के बयान वैसे और होते हैं
किसान वर्ग का मुख्यमंत्री होना चाहिए, अशोक गहलोत है किसान, इसलिए अशोक गहलोत को बनाया जाए सीएम। तो 2-4 के वैसे बयान दिलवाए, वोटिंग वोटिंग करवाई, उसमें साफ ही था कि अशोक जी बनेंगे। पर यह था कि सचिन पायलट ने 5 साल तक मेहनत की थी, और फिर यह था कि पूर्वी राजस्थान पूरा, ये पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, सॉरी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, सारे के सारे वोट कांग्रेस के मिले। बड़ा अचंभे की बात है कि बीजेपी के सारे गुर्जर हार गए चुनाव, बीजेपी से जीते गुर्जरों ने चुनाव लड़ता वो सारे, इसका मतलब गुर्जरों ने वहां पर गुर्जरों को भी वोट नहीं दिए। उनको लग रहा था कि यार अपना सीएम बनेगा सचिन पायलट, तो भले कांग्रेस से नॉन गुर्जर खड़ा है, बीजेपी से गुर्जर खड़ा है, तो भी गुर्जरों ने नॉन गुर्जर को वोट दिए कि एमएलए नहीं बनाना, सीएम बनवाना है। तो सारे गुर्जर एमएलए और ढंके ढंके, कालूलाल जी, रामलाल गुर्जर, बड़े बड़े नेता थे, सारे आ रहे, इस भीलवाड़ा वाले बेल्ट से, करौली वाले बेल्ट से जीते गुर्जर नेता लड़ते थे, बीजेपी के सारे हार गए। तो पूर्वी राजस्थान वाली जो मेहनत थी, मैंने जब इधर के वोट दिलवाए हैं, पूरे के पूरे वोट आए, तो उनको मिलना तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो और फिर यह था कि भाई अशोक जी कब तक, एक दिन आपको चेंज तो करना पड़े, उम्र नाम की भी कोई चीज होती है ना, तो क्यों ना किसी युवा को मौका दे दिया जाए। पर इन्होंने ये बूढ़ी बाद में इतने कुंडली मार के बैठे हुए, और मुझे कई बार तो ये और लगता है कि अशोक जी के पास तो गांधी परिवार की सीडी है, कोई वीडियो है उनके, वीडियो बनाने में अशोक जी माहिर है। पिछली गवर्नमेंट में 2 मंत्रियों को सल्टा गए थे, इनके पास वीडियो है राहुल गांधी के किसी के, और अशोक जी जा कहते हैं यूट्यूब पे आ जाएगा, वरना तो ऊपर वाले बापड़े डरे हुए रहते हैं। तो वास्तव में कांग्रेस मात ही गई। कांग्रेस यदि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य को बना देती, इधर सचिन पायलट को बना देती, ज्यादा अच्छी कंडीशन में होती, पंजाब में अमरिंदर को ना हटाती। आपके वोट खींचने वाले नेता हैं, आप वोट खींचने वाले नेता को हटा कैसे सकते हो? कैप्टन अमरिंदर, आप कांग्रेस में एकमात्र आदमी था कैप्टन अमरिंदर जिसको देख के लगता था वो राष्ट्रवादी है, और तो कांग्रेस वाले सबके बयान भारत के खिलाफ होते हैं, इस प्रकार के बयानबाजी करने वाले लोग होते हैं। तो चुप रहो यार, मुंह बंद रखो, तुम्हारा नहीं बोलना आता तो चुप ही रह जाओ। मणिशंकर अय्यर हर 6 महीने में पाकिस्तान की यात्रा कर जाते हैं, पाकिस्तान की यात्रा करके वहां भारत के खिलाफ बयान दे के आ जाते हैं। फिर आप सोचते हो हमें वोट दे देंगे जनता, तो जनता इतनी मूर्ख थोड़ी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक आपका कुछ बयान ऊट पटांग होके कैसे निकलेगा कुछ ही पता नहीं। वो बयान राहुल गांधी का नहीं है कि इधर से आलू डालोगे पर बना दिया ना आज सब लोगों की, जबकि वो क्या और ही कुछ रहा है, ये बात नहीं कर रहा है। वो अशोक जी का बयान नहीं है कि पानी में से सारी बिजली खींच ली, वो कोई बीजेपी वालों का बयान है पूरा। अशोक जी करे बीजेपी वालों ने ऐसे कहा था, अब बीजेपी वालों ने ऐसे कहा था वो तो काट दिया, अपने सामने आ रहा है। अशोक जी बोल रहे हैं कि पानी में से पूरी बिजली तो खींच ली, तो पानी में करंट तो है ही नहीं, तो हमारे टावरों में करंट कहां से आएगा? तो सोशल मीडिया के जमाने में फिर ये प्रकार की बातें हो जाती। पर इसलिए पिछले 3-4 दिनों में उठा पटक वापस है। और हाँ, अब क्या होगा? वही अशोक जी जाएंगे, पायलट पायलट को बना आएंगे तब तो पायलट, या फिर हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकाल ले और किसी तीसरे, चन्नी चन्नी आया था, चन्नी तो अपने किसी को, ये है कि भाई 2 पक्षों की लड़ाई जब भी होती है ना, बड़े पक्षों की लड़ाई हो, तो तीसरे के बनने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो आप ये मान लो कि इन दोनों की संभावना 40-40 है, तो किसी बाकी की संभावना 20 है कि कोई ऐसा आदमी लाया जाए जिसका आपने नाम ही नहीं सुना। हाँ, किसको? किस, वो तो बड़ा नाम नहीं, बड़ा नाम नहीं लाएंगे कभी। वो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं भाई, प्रदेशाध्यक्ष है, वो नहीं ऐसा कोई नाम लेके आएंगे कि आप इमेजिन ही नहीं करते। भाई किसने सोचा था कि चरणजीत चन्नी पंजाब का सीएम बनेगा? चरणजीत चन्नी ने खुद ने सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी पंजाब का सीएम बन सकता हूं, पर लाए थे ना। मुझे याद है अपने यहाँ पे जगन्नाथ पहाड़िया को सीएम बना दिया था एक बार राजस्थान में कांग्रेस, संजय गांधी ने। जबकि जगन्नाथ पहाड़िया के न तो खुद के जी में थे न कुछ और। मुझे याद है बरकतुल्ला खान को जब सीएम बनाया गया था, बरकतुल्ला खान लंदन थे, इंदिरा गांधी ने फोन करके वापस बुलाया था कि तू जा और जाके सीएम बन। तो कई बार सेंटर के हाथ में जब भी आता है, सेंटर हमेशा टोपी पहनाने की कोशिश करता है, वो भले बीजेपी हो वो भले कांग्रेस हो, हमेशा किसी ऐसे आदमी को बनाने की कोशिश करेंगे जिसका नाम नहीं सुना। बीजेपी वालों ने विजय रूपाणी हटाया गुजरात में, भूपेंद्र पटेल बनाया, पहली बार एमएलए वो, फर्स्ट टाइम एमएलए है। फर्स्ट टाइम एमएलए आदमी टिकट भी रो धो के लाता होगा, हाथाजोड़ी करके लाता होगा, उसको क्या पता कि 12 महीने बाद मैं सीएम हूं और अगली टिकट मैं बांटूंगा।
पर बना गए थे वहां पे। उधर आपका पर्रिकर एक्सपायर हुए, पर्रिकर एक्सपायर हुए तो प्रमोद सावंत को बनाया था। वो बहुत यंग सा लीडर, लड़का सा ले आए बीजेपी वाले, ठीक है यार इस आदमी को बना दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में जब गवर्नमेंट आई थी तो देवेंद्र फडणवीस को निकाल के लाए थे, तो देवेंद्र फडणवीस को इतने बड़े नेता नहीं थे। तो सेंटर जब भी टोपी पहनाएगा तब तो ऐसे आदमी भी टोपी आएगी जिसने आपने सुना ही नहीं। एक बार का एमएलए आदिवासी क्षेत्र का, बिल्कुल डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी बेल्ट का लेके आ जाएंगे तो कांग्रेस के पास कहने के लिए होगा देखो हमने आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया। कुछ ऐसी बना दे तो जब हमने ऐसी का बनाया ताकि वोट मिल सके, माइनॉरिटी का बना दे तो बाद में कई समीकरण देखते हैं, समीकरण देख के किसी को बना दिया जाता है। उसे दोनों गुट संतुष्ट, तुम्हें इसको हटवाना था ये हट गया, अगली बार तुम्हें बना देंगे तब तक इसको रहने दे। वैसे भी चुनाव में टाइम कितना आ गया, 1.5 साल, ये तो गया। क्या आ गया, अप्रैल मई आ गई, अगली मई में आचार संहिता लागू है। आचार संहिता के बाद तो गवर्नमेंट के पास वैसे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जो भी सीएम बनता है उसके पास टाइम कितना बचता है, 1 साल। तो कह देंगे भाई साल भर की बात है, इसको बैठे रहने दो, चुनाव की तैयारी करो, अगली बार तुम्हें बना देंगे, तुम्हारे नाम पर सरकार आएगी। अशोक जी कहेंगे कि तुम्हें ऊपर लाए, ऊपर लाके महासचिव बना देते हैं, कांग्रेस में बड़ा पद दे देते हैं, आप पार्टी को सुधारो, इतने साल तक हमने आपको 3 बार सीएम बना दिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, अब पार्टी को आप खड़ी करो। आप अब केवल राजस्थान में काम क्यों करो, आप गुजरात जाओ, गुजरात में चुनाव होने वाले, गुजरात जाओ। और पिछली बार अशोक जी का काम गुजरात में बड़ा शानदार था, पिछली बार बीजेपी पक्के गुजरात हार जाती, अशोक जी ने इतना शानदार जाल बिछाया था, मणिशंकर अय्यर के बयान मार गए। यदि मणिशंकर अय्यर अपना मुंह बंद रख ले तो अशोक जी पिछली बार गुजरात में बीजेपी को साफ कर दे। 99 बीजेपी की सीट थी, कांग्रेस की सीट 88 89 के आसपास थी, 10 एक सीट का कुछ वो डिफरेंस था, मतलब 5 सीट और जीत जाए कांग्रेस तो बराबर आ जाए, बीजेपी की लाले पड़ जाए गुजरात के अंदर। आप गुजरात में हार जाओ तो देश में जाते पार नहीं पड़े। अभी तक आपको लगता है गुजरात हमारा गढ़ है, 2002 से लेकर आज दिन तक गुजरात में तो हमें कोई हिला नहीं पाया, भले पंचायत के चुनाव ले लो और भले लोकसभा वाले चुनाव ले लो। फिर जब पता चले आपका मूल राज्य गुजरात और गुजरात में आपको कुछ ही नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे फटाफट, और ये लहरें इतनी जल्दी बदलती है जिसकी हद नहीं है। ये ना जब इस फलाने आदमी की लहर है, उसकी लहर है, लहर कब शांत हो जाए कुछ ही नहीं पता चलता। जनता है इधर जाती इधर जाए। मैं बताता हूं, राजीव गांधी 414 सीटें लाए थे 84 में, भारत का कोई प्रधानमंत्री जो आज दिन तक सबसे अधिक सीट लाया वो राजीव गांधी है, 414। 1989 वाले चुनाव में जनता ने 191 पे समेट के रख दिया था, आप डबल से भी नीचे आए हो। ये अशोक गहलोत 2008 के चुनाव में, सॉरी 1998 के चुनाव में 156 सीटें, 156 सीट जीत के आए थे, और 2003 में वापस चुनाव आए थे तब इनकी सीटें शायद 56 ही नहीं बची थी। यही अशोक गहलोत 2008 में गवर्नमेंट बनाते हैं 100 सीटें थी, 2013 में 21 सीटें हैं। कांग्रेस शीला दीक्षित लगातार 3 बार सीएम रही है गुजरात की, बिना शीला दीक्षित के गुजरात में पता नहीं हिलता था, कांग्रेस ही थी दिल्ली के अंदर, 3 बार से 0 सीट है, 0 0 0 है। तो जनता कब किधर बदलती किधर बदल। मैं आज भी, मेरे कोई पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे भारत का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन हुआ, यकीनन शीला दीक्षित। शीला दीक्षित चाची सीएम ही नहीं हो सकती, इतने काम करवाए दिल्ली में, इतने ज्यादा काम करवाए। शीला दीक्षित के सीएम बनने से पहले यदि किसी ने दिल्ली यात्रा की अपने परिवार में, उनको पूछना, स्थितियां ये थी कि जयपुर से दिल्ली जाने का टाइम 4 घंटे, जयपुर से गुड़गांव तक का, जयपुर से गुड़गांव तक का टाइम 4 घंटे, अब गुड़गांव से दिल्ली तक का टाइम 3 घंटे। आप जयपुर से 45, दिल्ली से 45 किलोमीटर इधर हो, पर दिल्ली में घुसने के लिए 3 घंटे लगेंगे। ट्रैफिक रेंगता था धीरे 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 धीरे। अब गुड़गांव से शुरू कीजिए, कितने फ्लाईओवर आते हैं, आप शहर के अंदर जा ही नहीं रहे, ऊपर ऊपर ही हो। ये सारे फ्लाईओवर शीला दीक्षित के। तो शीला दीक्षित वाकई दिल्ली में इतना अच्छा काम करके गई थी। तो कई बार जब कहते हैं ना काम करने पे जनता वोट देती है, तब लगता है कि शीला दीक्षित को देख लो। शीला दीक्षित जितने काम तो किसी से आज करवाया जाए, कल करवाया जाए, शीला दीक्षित खुद ही हारी थी 3रे नंबर पे। 2013 वाले चुनाव में शीला दीक्षित 3रे नंबर पे थी, खुद ही चुनाव हार गई थी। तो जनता का ये तो पता ही नहीं चलता अपने आप के अंदर। तो इस बार अपने हो सकता है किसी नए आदमी को लाया जाए, या तो पायलट को लाया जाए या नए आदमी को लाया जाए। अशोक जी कहेगी गुजरात जाओ, गुजरात में पार्टी मजबूत करो, हमने आपको जितना करना था उतना कर दिया। लिखो तो प्रधानमंत्री कौन है अपना, जुगल किशोर चंद्र। अन्य मंत्री लिखो, और मंत्री किस किस को बनाए गए, अदर मिनिस्टर्स, अन्य मंत्री, अदर मिनिस्टर्स। अच्छा, भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बताए थे मैंने, गोपीलाल यादव बताए थे, लिख लो गोपीलाल यादव। एक बंदा भरतपुर से लिया, गोपीलाल यादव।
मैंने करौली प्रजामंडल के नेता के लिए कहा था थोड़ी देर के लिए याद रखना, चिरंजी लाल शर्मा बताया था, वो बस इसी के लिए याद करना था, लिखो चिरंजी लाल शर्मा। एक धौलपुर से लिए गए मंगल सिंह, एक मंत्री और लिखो मंगल सिंह, और एक अलवर से और लिए गए मास्टर भोलानाथ। भोलानाथ लिख लो या मास्टर भोलानाथ लिख लो, कुछ ही लिख लो बोले। चारों से एक ले लिए मंत्री, एक भरतपुर से, एक करौली से, एक अलवर से और एक धौलपुर से, सब जगह से ले लिए इन्होंने। अभी एक राज्य बना, कौन सा राज्य है? मत्स्य संघ। इस राज्य की जनसंख्या 18 लाख। जनसंख्या कितनी हो गई? राज्य की शर्त क्या है? जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, इनकम 1 करोड़ से, लिखो जनसंख्या 18 लाख, पॉपुलेशन 18 लाख, 18 लाख। इनकम हो गई 1 करोड़ 84 लाख, 1 करोड़ 84 लाख। इनकम कितनी हो गई? मैं भी कह रहा था कि मत्स्य संघ नाम देने वाले बंदे कौन थे? कौन थे? लिख लो। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। दो रियासतों पे भारत सरकार पहले ही अपना कंट्रोल कर लेती है, कौन कौन सी? लिख लो। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार पहले ही अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स। भरतपुर तथा अलवर रियासतों पर भारत सरकार पहले ही अपना नियंत्रण कर चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी established control over अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार पहले ही अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी established control over भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स। कितनी रियासतें थी? 4 को तो मिला ही नहीं सकते आप, तो पीछे कितनी बची? 15। 15 में से 4 का एक अलग से आपने राज्य बना दिया, कौन सा? मत्स्य संघ। तो पीछे कितनी बची? 11। 11 में से सिरोही को तो कहां मिलाना है आपको? बॉम्बे। जैसलमेर को आपको कहां मिलाना है? जोधपुर। तो पीछे कितनी बची? तो दूसरे चरण में 9 एक साथ ले ली। बाकी से तो बात कर ही नहीं सकते। 4 से बात कर ली, उनका एक राज्य बना दिया आपने, कौन सा? मत्स्य संघ। 4 से बात करनी नहीं है क्योंकि उनके 4 राज्य अलग अलग बनाने। 2 को सिरोही को किधर मिलाना है आपको? बॉम्बे। और इधर किसको मिलाना है आपको? जैसलमेर को जोधपुर। तो पीछे कितनी बची? 9 का 9 के साथ एक साथ ही बात कर लो। तो दूसरे चरण में 9 के साथ एक साथ ही बात कर ली। सुनना पहले बात। सेकंड फेज में 9 कौन सी? 3 तो हाड़ौती वाली रियासत। हाड़ौती में कौन कौन सी आती है बोलो देखे? कोटा, बूंदी और झालावाड़। कौन कौन सी आती है? कोटा, बूंदी और झालावाड़ का। 3 वागड़ वाली। वागड़ में बताओ कौन कौन सी आती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, है ना, अंग्रेज बना के गए थे। 2 रियासतें वो थी जो अजमेर के पास थी। किसके पास थी? मैंने बताया था कि इन रियासतों के बारे में सरकार ने कहा था या तो किसी राज्य में मिलाएंगे, या इनको ही मिला के एक राज्य बना देंगे, या किसी केंद्र शासित प्रदेश में मिलाएंगे। जैसे इनको ही मिला के राज्य बनाने को तो हमने पढ़ा, मत्स्य संघ बना दिया। 2 रियासतों को भारत सरकार मिलाना चाहती थी अजमेर में। किसे मिलाना चाहती है? अजमेर तो पहले से अंग्रेजों वाला, तो भारत सरकार के पास है, तो कहा 2 रियासतों को मिला दो। कौन सी? कहा एक तो अजमेर के अंदर ही पड़ती है किशनगढ़, एक भीलवाड़ा में पड़ती है शाहपुरा, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, तो इनको मिला दिया जाए। तो वो इन दोनों को पहले अजमेर में मिलाना चाहते थे। किस किस को? शाहपुरा और किस? और घोषणा कर दी भारत सरकार ने बाकायदा कि शाहपुरा और किशनगढ़ किस में मिलाए जाते हैं? अजमेर में। तो शाहपुरा में राजा थे सुदर्शन देव। राजा कौन थे? वो गए वल्लभ भाई पटेल के पास और वल्लभ भाई पटेल को पूछा, वल्लभ भाई पटेल किससे पूछ के शाहपुरा को अजमेर में मिलाया गया? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा, पूछना किससे राजा जी, आपने साइन कर दिया कि हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। हमने कह दिया कि 10 लाख से कम जनसंख्या और 1 करोड़ से कम इनकम वाली को तो हम अपनी मर्जी से डील करेंगे। आप छोटी रियासत तो डील करेंगे।
पूछना किससे था, आप बताओ, आपके साइन है? उन्होंने कहा मेरे नहीं, जनता से तो पूछो। जनता से मतलब, उसने कहा उत्तरदायी शासन है, हमारे जनता का राज है, मेरा राज नहीं है। गोकुल लाल सावा हमारे प्रधानमंत्री है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ये कब कर गए आप, आजादी से पहले? आपके देश में लोकतंत्र आया होगा 15 अगस्त को, हमारे शाहपुरा में तो कब आ गया था? 14 अगस्त को। इसलिए बाद में बुलाया गोकुल लाल सावा को, और गोकुल लाल सावा को बुला के पूछा भाई आप राजस्थान में मिलना चाहोगे या अजमेर में मिलना चाहोगे? तो इन्होंने कहा राजस्थान में। तो कहा बाद में भाई शाहपुरा किधर मिलाया जाए, राजस्थान। फिर शाहपुरा से पूछा तो किशनगढ़ वालों से भी पूछ ले भाई तुम भी बता दो। इनका भाई हम भी नहीं मिलेंगे अजमेर में, केंद्र शासित में क्यों मिले, हम राजस्थान में जाएंगे। तो इनको भी मिला दिया। बांसवाड़ा लिया तो एक ठिकाना अपने आप आ जाएगा, और ठिकाना कौन सा था? तो कितनी रियासतें हो गई? 9। 3 तो हाड़ौती वाली, कौन कौन सी? 3 वागड़ वाली, डूंगरपुर बांसवाड़ा, एक मुस्लिम रियासत, 2 जिनको अजमेर में मिला रहे थे, और एक ठिकाना। तो सबसे अधिक रियासतें, सबसे अधिक रियासतें यदि किसी चरण में ली गई थी, वो चरण कौन सा था? सारी आ गई, सारी आ गई भाई। 4 का तो अलग एक राज्य बन गया, मत्स्य संघ बन गया। 4 को मिला नहीं सकते। 8, सिरोही किधर मिलाना है आपको? बॉम्बे। जैसलमेर किला मिलाना है जोधपुर। पीछे कितनी बची? 9। तो 9 सब एक साथ आ रही है, तो नाम दे दो राजस्थान। बाकी तो राजस्थान में मिल ही नहीं सकता, ये मिल सकता है, तो इसका नाम दिया गया राजस्थान संघ। क्या नाम दिया गया? संघ का तो मतलब ही होता है जोड़ना। राजस्थान यूनियन नाम दिया, सुनना बात है। अब कहा गया कि कोटा में एक राजा थे भीम सिंह। कोटा में राजा कौन थे? इनको कहा गया आप बन जाओ राज प्रमुख। आप क्या बन जाओ? बूंदी के एक राजा थे बहादुर सिंह। राजा कौन है? इनको कहा गया आप बनो सचिन पायलट। तो आप क्या बन जाओ? डूंगरपुर के एक राजा थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? इनको कहा आप भी बनो सचिन पायलट। 2 उपराज प्रमुख कितने बना दिए? इनका साहब ये क्या तरीका है, 2 कैसे? तो कहा ये तो है सीनियर, और ये क्या है? लॉलीपॉप है, विशुद्ध लॉलीपॉप। राजी करने के तरीके हैं कि तुम तो वरिष्ठ हो और तुम क्या हो? कहा राजधानी कहां होगी? कहा अब यार कौन अलग अलग करे, राजधानी भी किसको रख दो। उद्घाटन कहां करोगे? अब चेंज नहीं करना, यही कर दो। उद्घाटन भी कहां होगा? कहा कब करोगे? कहा पहले वाले के 7 दिन बाद। पहले वाले के, पहले वाला कब था? तो ये कब हो जाएगा? कौन करेगा? कहा अलग अलग आदमी थोड़ी भेजेंगे, वही फीता काट देगा। तो गाडगिल का, गाडगिल थोड़े दिन वहीं रहना रहा, एक फीता और काट क्या? तो गाडगिल आया, गाडगिल एक फीता और काट के चला गया आपने। तो कितनी रियासतें ली गई? 3 हाड़ौती वाली, कौन कौन सी? 3 वागड़ वाली, एक मात्र मुस्लिम रियासत, 2 जिनको अजमेर में मिलाना, एक ठिकाना। कोटा के भीम सिंह को, कोटा कोई, कोटा में ही। कब करेंगे? कौन करके जाएगा? बूंदी के बहादुर सिंह को, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को उतार लो। अरे लिख तो लिखो तो सही आप, सब आ जाएगा। किसी को नहीं छोड़ेंगे बाहर, लावार जवारन भटान सब लेंगे अंदर। पुर्जे पुर्जे खोल देंगे राजस्थान के अपने, राजस्थान यूनियन। वरिष्ठ कनिष्ठ को सीनियर जूनियर लिख लो, बाकी वही है। सीनियर डिप्टी राज प्रमुख, जूनियर डिप्टी राज प्रमुख।
तो पहले चरण के और दूसरे चरण के उद्घाटन में कितने दिन का गैप है? 7 दिन। पहले वाला 18 मार्च को और दूसरे वाला 25 मार्च को। दोनों उद्घाटन एक ही बंदा करके गया। कौन करके गया? नरहरि विष्णु गाडगिल, द मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों लिखनी है? मरने दो। नरहरि विष्णु गाडगिल होती है पर नहीं लिखनी। हम्म। हाँ, लक्ष्मण सिंह वही है जो बाद में जाके अध्यक्ष बनेगा विधानसभा का। उतार लिया? उतारो फटाफट। दो चीज होती थी, एक होते राज प्रमुख, एक कौन होते? प्रधानमंत्री। अब बताओ प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? तो कहा साहब शाहपुरा में राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन आया था और शाहपुरा में प्रधानमंत्री गए थे गोकुललाल। अच्छा, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है? गोकुललाल जी के पास एक्सपीरियंस है, इसलिए गोकुललाल जी क्या बना दिया जाए? प्रधानमंत्री। लिख लो प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुललाल असावा। शाहपुरा में नाम लिखूं? का बाकी मंत्री किसको बनाएंगे? होल्ड होल्ड, एक बार रुको, हम बताते हैं बाद में बनाना है। तो यहाँ पे होल्ड कर दिया, मैं बताऊंगा क्यों होल्ड कर दिया, पर याद रखना कि यहाँ पे बाकी मंत्री नहीं बनाए गए। तो एक बार रुक जाओ, बाद में देखेंगे किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। अच्छा, कौन सी दो रियासतें अजमेर में विलय का विरोध कर रही थी? लिखो। शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों ने, शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स, किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर इन अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का क्या किया था? विरोध। अच्छा, ये ना बहुत छोटी रियासतें थी, इसलिए भारत सरकार को लगता था एकदम छोटी छोटी अलग कहां रखेंगे इनको, किसमें मिला देते हैं? अजमेर मेरवाड़ा खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश मतलब छोटा, उसमें दो छोटी रियासतें और मिला देते हैं। और मतलब शाहपुरा किशनगढ़ कितनी छोटी रही होगी कि शुरू शुरू में अंग्रेज इनको तोपों की सलामी नहीं देते। मैंने बताया था अंग्रेज तोपों की सलामी दिया करते। कोई भी राजा जाता उसके स्वागत में अंग्रेज क्या छोड़ते? तोपे। शाहपुरा किशनगढ़ वाले जाते तो पटाखे ही छोड़ लेते। ये तो मैं देखो, शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स डिडंट हैव राइट टू गन सैल्यूट। शाहपुरा तथा किशनगढ़ रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। शाहपुरा एंड किशनगढ़ स्टेट्स डिडंट हैव राइट टू गन सैल्यूट्स। तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अच्छा, डूंगरपुर के एक राजा हुआ करते चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? डूंगरपुर के राजा को बोलते, सॉरी बांसवाड़ा, डूंगरपुर नहीं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के राजा को बोलते महारावल। क्या बोलते? तो जब वो उस पर साइन कर रहे थे, विलय पत्र पर साइन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार आज तो ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं मेरे डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। किस पे साइन कर रहा हूं? लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं। देखो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, कहा था कि, इनवाइटेड को नाम लिखना,
मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। मैं किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं अपने? अच्छा मुझे बताओ, भारत में विलय से पहले बांसवाड़ा एक अलग देश हुआ करता था। बांसवाड़ा एक अलग देश है, वहां के अलग सिक्के हैं, वहां का अलग झंडा है, वहां की अलग सेना है, वहां का अलग खजाना है। लेकिन जैसे आपने भारत में विलय के लिए साइन कर दिया, क्या बांसवाड़ा के सिक्के अलग होंगे? क्या उनका झंडा अलग होगा? क्या वहां की सेना अलग होगी? तो बांसवाड़ा मर गया। तो उसने कहा आज ऐसा फील हो रहा है जैसे बांसवाड़ा मर चुका। भाई आप मेरे सामने कागज लाओ और उसके अंदर लिखा होगा मैं मर चुका हूं और मैं साइन कर रहा हूँ, हाँ मैं मर गया। तो बांसवाड़ा तो मर ही चुका था। तो उसने कहा ऐसा लग रहा है जैसे मैं किस पे साइन कर रहा हूं। और भले ही अगले का कितना ही छोटा राज्य हो, खुद का तो खुद का ही होता है। मैं हमेशा समझता हूं कि श्रीलंका छोटा सा है, इतना छोटा है कि हमारे मैप के साथ श्रीलंका का मैप फ्री आता है। पर आपने श्रीलंका को जाकर कहेंगे श्रीलंका तू हमें मिल जा, श्रीलंका मिल जाए क्या? टेढ़ा है पर मेरा है। अगले राजा को भी प्यार था, बाकी कल पढ़ेंगे।